नमस्कार सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत। आज हम बातचीत करेंगे क्षतिपूर्ति कंपनसेशन, यानी क्षतिपूर्ति क्या होती है और कंपनसेशन का जो अमाउंट होता है उसकी गणना हम किस प्रकार से करते हैं। मैं डॉक्टर महेंद्र खाड़िया, असिस्टेंट प्रोफेसर ABST आपसे बातचीत कर रहे हैं कि क्षतिपूर्ति से संबंधित आयकर के जो प्रावधान हैं उनके बारे में आपसे बातचीत होगी। जानकारी के अभाव में बहुत सी बातें आपसे रह जाती हैं, तो आज हम उन बातों को आपको बताएंगे, आपसे शेयर करेंगे। और दी सब में एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट आपका है क्षतिपूर्ति। देखिए कि कर्मचारी को अपने नियोक्ता से किसी भी नाम से कोई राशि क्षतिपूर्ति के रूप में प्राप्त होती है तो ऐसी प्राप्त संपूर्ण राशि वेतन शीर्षक की आय मानी जाती है। आपको ये ध्यान में रखना होगा कि कर्मचारी है, उसको अपने नियोक्ता से चाहे कोई नाम हो की राशि क्षतिपूर्ति के रूप में, कंपनसेशन के रूप में मिलती है तो ऐसी प्राप्त संपूर्ण राशि वेतन शीर्षक की आय मानी जाती है। वह पूर्णतः कर योग्य होगी, किंतु यदि कर्मचारी क्षतिपूर्ति श्रमिकों की संख्या में कमी, कर्मचारी नियुक्त है, वो कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति श्रमिकों की संख्या में कमी करने अथवा छंटनी करने के समय प्राप्त होती है, वह राशि जो कर्मचारी क्षतिपूर्ति श्रमिकों की संख्या में कमी करने अथवा छंटनी करने पर प्राप्त होती है, अथवा नियोक्ता के उद्योग बंद हो जाने के कारण श्रमिकों को हटाए जाने के फलस्वरूप कोई क्षतिपूर्ति प्राप्त होती है, तो ऐसी क्षतिपूर्ति की राशि को निम्न में से जो सबसे कम होगी उस सीमा तक कर मुक्त किया जाता है। विशेष राशि वेतन शीर्षक की आय में सम्मिलित की जाती है। विशेष राशि वेतन शीर्षक की आय में सम्मिलित की जाती है। इसमें आपको 3 पॉइंट है, उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। एक तो है क्षतिपूर्ति की वास्तविक प्राप्त राशि, यानी क्षतिपूर्ति के रूप में वास्तव में कितनी राशि प्राप्त हुई है। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 25F(b) की गणना के अनुसार प्राप्त राशि और अधिकतम 5 लाख रुपए। इन तीनों में से जो राशि कम होगी वह राशि कर मुक्त होगी, और उसके बाद की जो राशि है वो आपकी राशि कर योग्य होगी। अब 2 चीज़ें तो आपको मिल जाएंगी। जैसे एक तो है क्षतिपूर्ति की वास्तविक प्राप्त राशि, यानी वास्तव में कितनी प्राप्त राशि हुई, ये अमाउंट तो आपको मिल जाएगा। और एक है अधिकतम 5 लाख रुपए, ये भी अधिकतम आपका 5 लाख हो गया मान लिया। लेकिन औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 25F(b) के अनुसार गणना करनी है। उसकी गणना हम किस प्रकार से करेंगे, इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है कि ऐसी क्षतिपूर्ति की राशि जो कि सबसे कम हो तक कर मुक्त होगी और शेष राशि वेतन शीर्षक की आय में सम्मिलित की जाएगी। ये मैंने आपको बताया है, ये 3 पॉइंट हैं। तो हम बात करेंगे औद्योगिक विवाद अधिनियम के अंतर्गत छंटनी पर श्रमिकों को सेवा मुक्त करने पर सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए 15 दिन का औसत वेतन क्षतिपूर्ति के रूप में लिया जाता है। यानी सेवा के प्रत्येक वर्ष के 15 दिन का जो वेतन है वो औसत वेतन क्षतिपूर्ति के लिए लिया जाता है। सेवा वर्षों की गणना करने के लिए 6 माह से अधिक अवधि को 1 वर्ष मान लिया जाता है और 6 माह तक की अवधि को छोड़ दिया जाता है। यानी 6 माह से कम है तो उसे छोड़ दिया जाता है, और 6 माह से अधिक है तो उसे हम 1 वर्ष मान लेंगे। उक्त हेतु प्रतिदिन औसत वेतन की गणना छंटनी होने वाले माह के तुरंत पूर्व के 3 कैलेंडर माह की कुल वेतन में कैलेंडर दिनों का भाग देकर ज्ञात की जाती है। प्रतिदिन औसत वेतन की जो हम गणना करेंगे उसमें क्या करेंगे कि तुरंत पूर्व के जो छंटनी आपकी की गई है
उसके तुरंत पूर्व के 3 कैलेंडर माह में कुल वेतन में 3 कैलेंडर माह का भाग देंगे और भाग देने पर जो राशि प्राप्त होगी उसको वे हम औसत वेतन प्रतिदिन मान लेंगे। यदि कर्मचारी को साप्ताहिक वेतन मिलता है तो तुरंत पूर्व के 4 सप्ताह का औसत वेतन लिया जाएगा। साप्ताहिक वेतन मिलता है तो तुरंत पूर्व के 7 सप्ताह का वेतन लिया जाएगा। किंतु यदि कर्मचारी को दैनिक वेतन मिलता है तो तुरंत पूर्व के 12 दिनों का वेतन का औसत लिया जाएगा। 3 चीज़ें हैं। अगर महीने के हिसाब से लेता है तो रिटायर छूटने के तुरंत पूर्व के 3 माह के कैलेंडर महीने का आपको उसमें भाग देना है और जो प्रतिदिन के हिसाब से हम औसत वेतन की गणना कर लेते हैं। इसके बाद में अगर सप्ताह के हिसाब से मिलता है तो 4 सप्ताह का वेतन औसत वेतन लिया जाएगा और दैनिक मिलता है तो 12 दिनों का वेतन लेके औसत लिया जाएगा। वेतन में बोनस, ग्रेजुएटी व कर्मचारी के कल्याण स्थापित हेतु कोई किसी कोष में नियोक्ता के अंशदान को छोड़कर सभी नगद अथवा सुविधा के रूप में मिले पारिश्रम को इसमें शामिल किया जाता है। वेतन में बोनस, ग्रेजुएटी व कल्याण कर्मचारी के कल्याण हेतु स्थापित कोई कोष है उसमें नियोक्ता के अंशदान को छोड़कर सभी नगद अथवा सुविधा के रूप में मिले पारिश्रम को इसमें शामिल किया जाता है। सुविधाओं का मूल्य उनके उचित बाजार मूल्य के बराबर लिया जाता है, न कि कर योग्य राशि के बराबर। इस प्रकार भत्तों की भी सकल प्राप्त राशि ली जाएगी, न कि कर योग्य राशि। छंटनी पर प्राप्त क्षतिपूर्ति राशि निम्न कर्मचारियों के लिए कर मुक्त नहीं होगी, अर्थात प्राप्त राशि पूर्णतः कर योग्य होगी जो मुख्यतः प्रबंधक अथवा प्रशासक के रूप में नियुक्त हो, जो अधीक्षक सुपरवाइजर के रूप में नियुक्त हो अथवा प्रति माह 10,000 से अधिक प्राप्त करता हो, और जो अधीक्षक के रूप में नियुक्त हो किंतु कार्य मुख्यतः प्रशासक या प्रबंधक के रूप में करता है तो उससे प्राप्त राशि पूर्णतः कर मुक्त होगी। यदि कर्मचारी को छंटनी के अतिरिक्त अन्य कारणों से नौकरी से हटाया जाए अथवा व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया के अंतर्गत नौकरी से हटाया जाए व कोई क्षतिपूर्ति का भुगतान किया जाए तो ऐसी क्षतिपूर्ति की राशि पूर्णतः कर योग्य होगी। और एक अपवाद भी है कि यदि छंटनी पर प्राप्त क्षतिपूर्ति का भुगतान केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित किसी नियम या योजना के अंतर्गत किया जाता है तो ऐसी प्राप्त राशि है क्षतिपूर्ति की राशि जो है वो पूर्णतः कर मुक्त होगी। आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने पूरा ध्यान से सुना और इसको समझा। आप सभी का धन्यवाद और घर पर रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। थैंक यू।